गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 9 का अध्याय नंबर 1 का दूसरा पार्ट कि पदार्थ की अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव, गैस ना। हाँ, और पदार्थ में गुण भी 3 ही पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें बात करें तो जैसे कि पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं, यानी कि कणों की विशेषताओं के कारण ही ये अवस्थाओं के भागों में बांटा जाता है। वैसे अगर देखें तो पदार्थ की अवस्थाएं 2 और होती है इसके अलावा भी, जिसे हम बेटा BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस के नाम से और प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अब ठोस अवस्था की बात करें, क्रियाकलाप में देखते हैं, जैसे पेन है, किताब है ना। इनकी एक ठोस जो पदार्थ होते हैं इनकी निश्चित आकृति होती है, निश्चित आयतन होता है इनका, है ना। ऐसे ही इसी आधार पे मैं कह सकता हूँ कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है इनका, है ना। और देखो, ठोस पदार्थ पे जब भी हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उनके आकार में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर पेन को हम फोर्स लगाएं तो पेन टूट जाएगा, है ना, यानी कि शेप नहीं बदलेगी, लेकिन, है ना। क्योंकि ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तो कह सकते हैं कि बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनके आकार में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। अपन देखें यहाँ पे, जैसे रबर को क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? ये ठोस होते हैं, है ना, या इनके बाह्य बल लगाकर इसको, जैसे ही हम बल हटा लेंगे वैसे ही रबर के आकार में बदलाव आ जाता है। यानी कि बल लगाया तो वो क्या है, बढ़ जाएगा, हटाया तो वापस से अपने स्थिति में आ जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर बल लगाएंगे तो वो रबर टूट सकता है ना। हाँ, तो ऐसे अगला देखें अपन क्रियाकलाप में, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखकर चीनी और नमक उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्या ये ठोस है? देखो, इस बारे में अगर हम बात करें तो चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में रखें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलते हैं, ये ठोस है ना। और इनको ठोस की श्रेणी में ही रखा जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें स्पंज में, अगर आप देखें, जैसे आपने सोफा गद्दी जो होती है ना, इसकी, इनमें अगर संपीड़न की बात करें तो संपीड़न तो होता है, बट ये ठोस है लेकिन फिर भी इनका संपीड़न संभव है। क्यों? स्पंज, आंसर, स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसमें दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, इसका संपीड़न संभव होता है और ये ठोस भी होते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही द्रव अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्रियाकलाप लेते हैं अपन, यहाँ पे द्रव, पानी का गिलास लिया, उसमें पानी डाला, वैसा ही इनका। अब देखो, पानी को अपन किसी बॉयल में डालेंगे, बाउल में, तो उसका शेप ले लेगा, है ना। बकेट में डाला, बकेट का शेप ले लिया। यानी कि इनका जो आकार है वो तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। ऐसे ही बात करें, इनको जिस भी बर्तन में रखा जाएगा वो उसी बर्तन में आकार ले लेंगे। द्रवों के बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं। हाँ, तो ये तरल होते हैं, ये दृढ़ नहीं होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस बात में। ऐसे ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है, बिल्कुल संभव है ना।
समा जाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशिष्ट होती हैं। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं जो जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। और हाँ, यहाँ आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन जो होती है वो जल में घुलित अवस्था में होती है, जिससे जो जलीय जंतु होते हैं वो वहीं से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभी जीवधारी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए श्वसन की क्रिया करते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन का कारण ही श्वास लेते हैं। द्रव, ठोस और गैस तीनों का विश्रण संभव है, यानी बिल्कुल। देखिए, इस चीज़ को हम कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या है, अधिक होती है। ठीक है, यानी कि ठोस में विसरण का काम कम होता है लेकिन द्रव ज़्यादा घुल जाता। अगर मैं ठोस को द्रव में मिलाता हूँ तो ठोस आसानी से घुल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्रता रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण ये रिक्त स्थान में होते हैं। अगर यहीं पे मैं गैसीय अवस्था की बात करें, जैसे अपन बैलून देखते हैं, यहीं पे बैलून की कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं जैसे कि, है ना। ऐसे ही यहीं पे मैं एक लेता हूँ सिरेंज, है ना। सिरेंज में अपन लेते हैं, इसके सिरेंज में देखिए कुछ पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे ऊपर वाला जो भाग है उसे अपन पिस्टन बोलते हैं। नीचे बीच में क्या है, गैस भरी हुई होती है, नीचे रबर का कॉर्क लगाता होता है ना। देखिए कुछ क्रियाकलाप हम करते हैं, है ना। देखिए हम 3 सिरेंज ले लेते हैं। एक में मान लीजिए मैंने हवा भर लिया, एक में मैंने द्रव भर लिया, एक में मैंने चोका पाउडर भर लिया। अब फिर उसको पिस्टन को दबा के देखिए तो आप अनुभव करेंगे कि ठोस वाले को दबाओगे तो आपको कठिनाई से दबाना पड़ेगा, द्रव का उससे ईजी होगा और गैस का उससे भी सरल होता है ना। अब यहीं पे होता क्यों है ऐसा, क्योंकि उनके कणों के मध्य क्या है, रिक्त स्थान के आधार पर है ये चीज़ें। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता यानी कि कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है ना। ऐसे ही अगर बात करें, हमारे घरों में खाना बनने में उपयोग में ली जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसे हम बोलते हैं, या अस्पतालों में दिए जाने वाला जो ऑक्सीजन होता है वो है। ऐसे ही आजकल तो सीएनजी का उपयोग है, जो किसमें, वाहनों में संपीड़ित सीएनजी का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ठीक है, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस से अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। यहीं पे हमने कुछ डायग्राम आपके सामने दिया है कि देख रहे हैं कि ठोस के जो कण हैं उनके मध्य रिक्तस्थानों की संख्या कम है। रिक्तस्थान यानी कि नगण्य होता है, जबकि द्रव में जो रिक्तस्थान है ठोस के बनिस्पत थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर यही गैस की मैं बात करता हूँ तो गैस में जो रिक्तस्थान है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि तो संपीड़न का मान भी जिसमें जितना अधिक रिक्तस्थान होगा उतना अधिक ही उसमें क्या पाया जाएगा, संपीड़नता का मान पाया जाता है ना। और अगर गति में भी क्या है, फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे रिक्तस्थान में फ़र्क होता है वैसे वैसे ही गति में भी आता है। जैसे गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित व अत्यधिक तीव्र होती है ना। ये हो गया। तो कहने हाँ, नेक्स्ट अगर देखें तो इसकी अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवार से टकराते हैं
और बर्तन की दीवार पर गैस कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस पर दबाव पड़ता है। आइए अब हमने जो भी अध्ययन किया पढ़ा है बेटा, उनके आधार पर कुछ प्रश्न है जिनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे किसी धातु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए, वायु, चिमनी की धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा है। इसको हम कुछ ऐसे, वायु, फिर चिमनी की धुआं आ जाएगी, फिर क्या आएगा, रुई आएगी, फिर जल, शहद, चौक और लोहा। तो वायु में सबसे ज़्यादा होता है जबकि लोहा में सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाला अंतर बताइए, है ना। देखिए, तो अंतर अभी जैसे अपन ने ठोस, द्रव, गैस तीनों में पढ़ा ही है, और आपको यहाँ से लिखा है कि पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाला अंतर। अवस्थाएं दी है, ठोस, द्रव, गैस। तो आकार की बात करें, अगर मैं ठोस का आकार कहूँ तो बेटा कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। आयतन की बात करें तो आयतन निश्चित होता है, द्रव में भी निश्चित होता है, गैस में भी अनिश्चित होता है। सीमाओं की अगर मैं बात करूं, ठोस में स्थिर और स्पष्ट होती है, जबकि द्रव में भी स्थिर और स्पष्ट होती है, और गैस में भी स्पष्ट और स्थिर होती है। ठीक है, ऐसे ही अपन यहाँ विसरण की अगर मैं बात करूं तो विसरण नगण्य होता है, इसमें माध्यम होता है, इनमें अधिकतम होता है। संपीड़िता की अगर बात करें तो संपीड़िता नगण्य होती है, द्रव में नगण्य होती है, गैस में अधिकतम होती है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं, हाँ, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी बेटा कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर अगर अपने को लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे कुछ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें जैसे दृढ़ता, संपीड़िता, तरलता, बर्तन में गैसों का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा व घनत्व क्या है। देखो, दृढ़ता से मतलब क्या होता है, कठोरता से मैं मतलब है इसका ना, दृढ़ता से क्या मतलब है, कठोरता से। तो या क्या कहूँ मैं कि कठोर है ना। तो ठोसों में प्रबल होता है, यानी प्रबलतम होती है, द्रव में माध्यम और गैस नगण्य होता है। संपीड़िता में गैसों में अधिकतम होती है, इसलिए इसे आसानी से दबाया जा सकता है। परंतु ठोस और तरल की संपीड़िता नगण्य होती है, इसलिए ठोस और द्रव को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। तरलता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, तरलता कहलाता है। तरल पदार्थ को रखने के लिए बर्तन यानी धारक आवश्यक है ना। तो ये होता है। गैस की अगर बात करूं, गैस में बर्तन में गैस को भरना क्या, देखिए, ठोस अपने धारक यानी बर्तन में पूर्णतः नहीं भर पाता है, जबकि द्रव अपने धारक का आकार ग्रहण कर लेता है, जिससे गैस धारक का पूर्ण भर देती है और अपने धारक का ही आकार एवं आयतन धारण कर लेती है। अगर गतिज ऊर्जा की बात करूं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में अधिक और गैस में अधिकतम होती है गतिज ऊर्जा का मान, है ना। घनत्व के बारे में अगर मैं बात करूं तो ठोसों में घनत्व ऊंचा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है, जबकि द्रवों में के औसतन में गैस में घनत्व न्यूनतम होता है भाई। ठीक है, ऐसे ही अब देखो कुछ क्वेश्चन है जिनके अपने को कारण बताना है। जैसे नंबर 1, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये विभिन्न दिशाओं में अत्यधिक गति से गतिशील रहते हैं, इसलिए पूरा भर दिया जाता है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। हाँ, तो अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवार पर टकराते हैं, इसी कारण दीवारों पर दबाव डालते हैं।
इसी लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है, क्योंकि लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती क्योंकि इसका आकार भी है और इसका निश्चित आयतन भी है ना। अब मेज़ को अपन उसका आकार नहीं परिवर्तित कर सकते ना, तोड़ सकते हैं सिर्फ उसको। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ में चलाने के लिए हमें कराटे की दक्ष होना पड़ता है, क्योंकि हवा के कणों के बीच कम बल कार्य करता है जबकि ठोस में अधिक करता है, इस वजह से। ठीक है, तो सामान्यतः ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि बर्फ के टुकड़े के अंदर हवा होती है। क्या होती है? हवा होती है। तो बर्फ के टुकड़े के अंदर हवा होने के कारण क्या है, वो आराम से तैरता है। ठीक है।